नमस्कार बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज बोरासी और आज मेरे प्यारे बच्चों है ना, हमारे 2 अध्याय खत्म हो चुके हैं। ठीक है, जहां पर हमने देखा था सबसे पहले द्रव्य के बारे में, फिर हमने द्रव्य के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था, फिर हमने देखा था कि यौगिक क्या होते हैं, तत्व क्या होते हैं और मिश्रण क्या होते हैं। फिर मिश्रण में हमने देखा था मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, ये सारे के सारे अगर हम बात करें, हमने इनसे रिलेटेड सारे के सारे कंसेप्ट हमने शेयर करे थे। ठीक है, और उनके बारे में पढ़ा था। आज का जो लेक्चर है इसमें हम अगर बात करें 3rd चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जो हमारा है परमाणु एवं अणु। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, और इसमें एक बात और याद रखना कि इसके बाद हम पढ़ेंगे है ना परमाणु संरचना। क्या पढ़ेंगे हम? परमाणु संरचना। ठीक है, तो उससे पहले तुम्हें यह पता होना चाहिए कि परमाणु होता क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, इसके बारे में डिटेल, मतलब जो परमाणु के बारे में डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, बट अभी है ना हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो मैं चीजें आपको बताऊंगा वो। ठीक है, चलो भाई, तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कौन कौन सा अगर हम बात करें टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, तो हम परमाणु एवं अणु से परिचय करने वाले हैं। मतलब क्या होते हैं परमाणु, क्या होते हैं अणु, इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके बारे में मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूं जब मैं तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, है ना, जब मैंने द्रव्य का इंट्रोडक्शन दिया था, द्रव्य के बारे में बताया था तुम लोगों को, उस समय भी मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, बट आज है ना, आज थोड़ा सा हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली परमाणु होते क्या है, ठीक है, और अणु होते क्या है। तो देखो, जनरली अगर मैं बात करूं, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर तक नहीं पहुंचे हैं, इसलिए अभी जनरली ये समझो कि अगर हम कुछ पदार्थ को कैसे विभाजित कर सकते हैं, ये ध्यान रखो। ठीक है, मतलब कैसे करते हैं, तो भाई उसको काटो, ठीक है, और विभाजित करो, फिर और काटो और काटो और काटो। ऐसे काटते काटते जाने के बाद एक ऐसा कण आएगा जिसे हम काट नहीं सकेंगे, मतलब विभाजित नहीं कर सकेंगे, उसे इनिशियली परमाणु कहा गया। द पार्टिकल कैन नॉट बी कट। ऐसा अगर हम बात करें कण जिसे काटा नहीं जा सकता, उसे मैं परमाणु कहा। बेसिकली ये डेफिनेशन भी बाद में गलत प्रूव हुई, क्योंकि क्या हुआ कि परमाणु के अंदर भी कुछ अगर हम बात करें फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, कुछ मूलभूत कण होते हैं। ठीक है, जैसे हमने बोला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये भी अगर हम बात करें परमाणु के अंदर होते हैं। बट इनिशियली ये समझो कि भाई एक छोटा से छोटा कण होगा जिसे काटा नहीं जा सकता, जबकि वो काटा जा सकता है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे, बट इनिशियली अभी समझो कि जिसे काटा नहीं जा सकता उसे हमने क्या कहा, परमाणु कहा। ठीक है, इस चैप्टर में सो हमें छोटे और कण मिलेंगे। अंत में हमें पदार्थ का सबसे छोटा कण मिलेगा जिससे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। यह पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु है। क्या है? परमाणु है। ठीक है, हाँ भाई, बट इन फ्यूचर हम पढ़ेंगे कि परमाणु विभाज्य है ना, उसको विभाजित किया जा सकता है, तभी तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। क्लियर है? पक्का। अच्छा, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम बोला करते हैं परमाणु एवं अणु। क्या होते हैं? परमाणु एवं अणु। बेसिकली परमाणु मिलकर ही ना अणु का निर्माण करते हैं। सबसे छोटा कौन होता है? परमाणु। इन दोनों में क्लियर है? हाँ, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक देखो गोल्ड की ईंट है, मैंने उसको और तोड़ा, फिर 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 और तोड़ा और तोड़ा। ठीक है, और आखिरी में जाकर एक छोटा सा है ना, एक छोटा सा एक ऐसा पार्टिकल आया जिसे मैं कट नहीं कर सकता, ऐसा जिसे मैं कट नहीं कर सकता, मैंने उसे कह दिया परमाणु। क्या कह दिया? परमाणु कह दिया। क्लियर है? पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या है, ठीक है, हाँ, अब बेसिकली क्या है, बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो दिखाते हैं। अब क्या हुआ था कि जो परमाणु है ना, या दुनिया का कोई भी द्रव्य है, उसको हम अगर बात करें बना नहीं सकते, है ना। द्रव्य को हम कभी बना नहीं सकते और ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? रूपांतरण होता है। ठीक है, मास मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू दी अनदर। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें किसी द्रव्य को हम ना बना सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके बारे में हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन किया था। अब उसके बारे में हम थोड़ा सा और देखने वाले हैं। तो बेसिकली मैं तुम लोगों के सामने एक एक्टिविटी लेकर आ रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, एक लकड़ी का कोयला है। क्या है बेटा? लकड़ी का कोयला है, जो जलाने पर अंत में राख छोड़ता है। तो सोचो, लकड़ी का कोयले का मान लो ग्राम वजन था, वो था 10 ग्राम, और उसने आखिरी में राख छोड़ी मेरे पास 2 ग्राम। तो क्या लकड़ी का कोयला नष्ट हो गया, है ना? क्या वो डिस्ट्रॉय हो गया? क्या वो अगर हम बात करें अब खत्म हो गया? भाई यहाँ पर तो द्रव्य नष्ट हो गया। ऐसा हुआ क्या? ऐसा नहीं होता है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। तो बेसिकली देखो, अगर बात करें, है ना, ये बात सोचने की है ना, ऐसे करके सोचने की है कि भाई कहाँ गया वो लकड़ी का कोयला। लकड़ी का कोयला भाई साहब गया कहाँ? गया तो गया कहाँ? जल्दी से बताओ, है ना, गया तो गया कहाँ? ठीक है, तो बेसिकली उसका एक रूपांतरण हुआ है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसे हमने कोयले को जलाया तो ऐसी राख बनी। ठीक है,
ऐसा कोयला को जलाया तो ऐसी क्या मिली, राख बनी। और बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, ये गया कहाँ, ठीक है, उसके बारे में अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करें, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। देखो ध्यान से, मेरे पास एक कागज़ का टुकड़ा है। क्या है, मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है, ठीक है। हाँ, मैं कागज़ का टुकड़ा दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। ये मेरे पास कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े को क्या कर दूं मैं, मान लो इसका ग्राम, 1 ग्राम वजन है। कितना ग्राम है, 1 ग्राम वजन है। जब मैं इसको जला दूंगा ना, जब मैं इसको जला दूंगा तो थोड़ी सी राख बनेगी, जिसका वजन जो होगा 1 ग्राम से बहुत कम होगा। क्या होगा, बहुत कम होगा। तो ये कागज़ नष्ट हो गया क्या, नहीं। कागज़, अगर बात करें, कागज़ तो नष्ट हो गया है, बट मतलब जो द्रव्य था जिनसे वो मिलकर बना था, ठीक है, वो नष्ट नहीं हुआ, है ना। कागज़ तुम बोलोगे कागज़ अलग है भाई, कागज़ तो खराब हो गया भाई, ये तो राख बन गया। बेसिकली क्या हुआ कि जो द्रव्य है ना, उसने अपना रूपांतरण कर लिया था। पहले इसके अंदर मेजरली कार्बन कंटेंट था, क्या था, ज्यादातर इसमें कार्बन उपस्थित था। अब क्या हो गया, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। मतलब द्रव्य नष्ट नहीं हुआ है, उसने अपना क्या किया है, रूपांतरण किया है एक रूप से दूसरे रूप में। क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब वही बात कही थी हमारे किसी ने, किसने, अगर हम बात करें, हमारे साहब लेवोजियर ने। किसने कहा था, ये बात कही थी लेवोजियर ने, ठीक है। हाँ, तो लेवोजियर ने क्या कहा था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इनका नाम था एंटोनी लेवोजियर या एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, हम हिंदी में और लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग बोलोगे कि सर हिंदी में भी लिखिए ना। चलो, एंटोनी, ठीक है, लेवोजियर, है ना। और इनको अगर हम बात करें, आधुनिक रसायन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक रसायन का जनक। ये बात और हमेशा याद रखना। तो इन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, और उसमें उन्होंने क्या कहा वो हम तुम्हें समझाते हैं कि द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है, द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू दी अनदर। क्या बात करने लगे सर जी, क्या बात करने लगे कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुम्हारे पास है ना, मान लो तुम्हारे पास क्या है, मान लो तुम्हारे पास कोयला है ना, 100 ग्राम कोयला है, उसको जलाने के बाद बची राख 4 ग्राम। तो क्या हुआ, क्या भाई वो द्रव्य नष्ट हो गया, नहीं। वो जो कोयला है वो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया है, वो नष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। और ज्यादा क्लैरिटी के साथ हम समझेंगे, ठीक है। हाँ भाई, तो अब हमारा एक लक्ष्य है। क्या है हमारा लक्ष्य, कि किसी, अगर हम बात करें किसी रासायनिक, है ना, अभिक्रिया के पहले और बाद में द्रव्यमान का परिवर्तन का पता लगाना। बेसिकली अगर सोचो कि भाई अगर वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ मतलब रूपांतरण हुआ, तो पहले जितना अभिकारक था, अभिकारक मैंने तुम लोगों को रासायनिक परिवर्तन पढ़ाए थे तो उस समय पता होना चाहिए था, और नहीं है तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि जब भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो जो भाग लेने वाले कारक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकारक। जैसे कि उदाहरण के लिए बेटा, अगर कार्बन और ऑक्सीजन को जला रहे हो तो कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन जल रहा है ना, तो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलेगा। कार्बन जल रहा है, नॉट कार्बन एंड ऑक्सीजन, है ना, कार्बन जल रहा है तो वो किसकी उपस्थिति में जलेगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो ये दोनों क्या हो गए, अभिकारक। और बना क्या रहे हैं, ये बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये हो गए उत्पाद। क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो रासायनिक अभिक्रिया में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम देखेंगे कि अभिकारक मतलब शुरू में कितना वजन था, और फिर बाद में अगर हम बात करें क्या द्रव्यमान था, शुरू में द्रव्यमान क्या था, फिर बाद में क्या द्रव्यमान था, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करने वाले हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री क्या क्या लगेगी वो देख लो। सबसे पहले लगेगा हमारे पास बैरियम क्लोराइड। क्या लगेगा बेटा, बैरियम क्लोराइड। तो मैं इसे लिख देता हूं, ये लगेगा हमें बैरियम क्लोराइड, ठीक है। क्या लगेगा, बैरियम क्लोराइड, ठीक है। हाँ भाई, ऐसे हिंदी में लिखते चल रहा हूं मैं, ठीक है। हाँ, फिर हमें लगेगा सोडियम सल्फेट। क्या लगेगा, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। ये कुछ केमिकल्स है जिनके बारे में डिस्कशन करना। एक बात और, अभी बिल्कुल घबराने की बात नहीं, तुम ये सोच लो कि सारे इनके फॉर्मूला हमें कैसे याद होंगे, टेंशन की बात नहीं है। तुम्हारा भाई सारी की सारी ट्रिक शेयर करेगा, और ऐसा कोई है ना केमिकल फॉर्मूला नहीं होगा जो तुम लोगों से न बने, आई गारंटी, ठीक है। बट क्या है, अभी अपन ने शुरुआत करी है ना, तो धीरे धीरे सारी चीजें आती है। क्लियर है, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जिसे हम बोलते हैं आसुत जल या आसवित जल, है ना, आसुत जल, ठीक है। हाँ भाई, फिर हमारे पास रहता है एक शंक्वाकार फ्लास्क। क्या होता है, शंक्वा, कॉनिकल फ्लास्क जिसको कहते हैं, मतलब शंक्वाकार फ्लास्क, ठीक है। हाँ भाई,
ठीक है। फिर रहती है एक छोटी परख नली, क्या रहती है? छोटी परख नली, ठीक है। हाँ भाई, तो मैं लिख देता हूँ छोटी परख नली, स्मॉल टेस्ट ट्यूब मतलब छोटी परख नली। क्लियर है? अरे बताओ भाई। हाँ, फिर है रबर कॉर्क। क्या है हमारे पास? रबर कॉर्क। इसका उपयोग क्या किया जाता है? कोई चीज पैक करने में, ठीक है। हाँ, स्प्रिंग बैलेंस है ना, एक है हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस। नेक्स्ट अगर मैं बताऊं तुम लोगों को, ठीक है, एक हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, एक है रिटॉर्ड स्टैंड, रिटॉर्ड स्टैंड, और आखिरी में हमारे पास थ्रेड। क्या है? थ्रेड। ठीक है, अब इनका उपयोग क्या है वो हम लोगों को, तुम लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, चलो इतना पता चल गया कि ये सामग्री हमें चाहिए। तो सबसे पहले है ना हम विधि की बात करते हैं। प्रोसीजर मतलब विधि, ठीक है। तो 250 मिलीलीटर शंक्वाकार फ्लास्क में आसुत जल में बेरियम क्लोराइड को घोलकर, है ना, बेरियम क्लोराइड का घोल, या फिर लिखो इसकी जगह विलयन, क्या करते हैं अपन? विलयन, विलयन तैयार करें। ठीक है, क्या करते हैं हम? सबसे पहले विलयन तैयार करते हैं, जिस तरीके से मैं बताता हूं। देखो हमारे पास क्या होता है, ये रहा हमारे पास बेरियम क्लोराइड, क्या रहा? बेरियम क्लोराइड। और अगर हम बात करें, ये हमारे पास है कोनिकल फ्लास्क। क्या है? कोनिकल फ्लास्क। इसके अंदर अपने को कितना पानी लेना है? हमको लेना है 250 मतलब 250 मिलीलीटर, मतलब 250 ml अपने को पानी लेना है, ठीक है। और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? बेरियम क्लोराइड डाल रहे हैं। जैसे ही हम डालेंगे, देखो और इसके अंदर हम पानी डालेंगे, देखो, और जैसे ही हम डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें, जो जल है, ठीक है, जो जल में है, अगर हम बात करें, ये क्या करने लगेगा? घुलने लगेगा। देखो ये घुल गया, ठीक है, इसके अंदर घुलने लगा। तो देखो इसका ये क्या बन गया? घोल तैयार हो गया, ठीक है। ये था हमारा क्या, इसकी जगह लिखना शंक्वाकार फ्लास्क। क्या होता है? हिंदी में लिखना है ना, शंक्वाकार फ्लास्क, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? आसुत जल। क्या होता है बेटा? आसुत जल। क्लियर है? ये हमारा क्या होता है? आसुत जल। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और, अब दूसरी अगर हम बात करें, एक छोटी परख नली में, अब देखना, एक अपन ने क्या लिया? एक बड़ी परख नली, एक छोटी परख नली में विधि में, ठीक है, हम क्या लेते हैं? बेरियम क्लोराइड का कुछ घोल लें और तैयार घोल, मतलब उपरोक्त तैयार घोल, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं? छोटी परख नली में क्या ले लेते हैं? बेरियम क्लोराइड का अगर हम बात करें घोल ले लेते हैं। क्लियर है? ठीक है। हाँ, अब अगली अगर हम बात करें मेथड में करते हैं कि दूसरे शंक्वाकार फ्लास्क में, पहले शंक्वाकार फ्लास्क में अपन ने बेरियम क्लोराइड का घोल तैयार किया और उसको एक छोटी परख नली में ले लिया। दूसरे शंक्वाकार फ्लास्क में हम क्या करेंगे? सोडियम सल्फेट को पानी में घोलकर, है ना, सोडियम सल्फेट का घोल तैयार करते हैं, या विलयन तैयार करते हैं। क्या करते हैं? विलयन तैयार करते हैं। ठीक है। हाँ भाई, अब देखो ध्यान से किस तरीके से करेंगे भाई। सबसे पहले सोडियम सल्फेट डाल दो, फिर उसके बाद थोड़ा पानी डाल दो। कितना पानी डालना कि भाई जिससे वो 250 ml अगर हम बात करें बन जाए। ठीक है, क्लियर है? चलो, अब युक्त टेस्ट ट्यूब लटकाएं और बेरियम क्लोराइड घोल में शंक्वाकार फ्लास्क युक्त सोडियम सल्फेट घोल सावधानी से घोल को बिना मिलाए बंद कर दीजिए कॉर्क के साथ। मतलब क्या करना है? हमें फ्लास्क लेना है और जो युक्त, मतलब हमारे पास जो बेरियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब थी उसको लटका देना है इस सोडियम सल्फेट वाले फ्लास्क के अंदर। देखो किस तरीके से, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इस तरीके से। ठीक है। हाँ भाई, ये हमारे पास क्या है? एक स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या दी? बेरियम क्लोराइड वाली टेस्ट ट्यूब को डाल दिया और इसमें अंदर सोडियम सल्फेट का विलयन है। देखो ऐसे लटका दिया, दिख रहा है, और अंदर से कॉर्क बंद कर दिया, मतलब द्रव्य बाहर नहीं जा पाए, द्रव्य बाहर नहीं जा पाए। और इसमें हम उसका वेट मेजर कर लेंगे कि कितना वजन है। ठीक है, कितना वजन है। ठीक है, तो फ्लास्क को उसकी सामग्री से तोलें, स्प्रिंग बैलेंस का सावधानी पूर्वक उपयोग करें। इसको इस तरीके से लटका दिया और अब हम इसका वजन तोल रहे हैं। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? वजन तोल रहे हैं। ठीक है, तो मान लो ये x आ गया। क्या आ गया? x। x कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो अपन ने मान लिया x आ गया। ठीक है, अब इन दोनों को कर दिया भाई। क्लियर है? तो अभी इन दोनों को अपन ने लटका के रख दिया। ठीक है, अभी लटके हुए हैं। अब क्या करना है हमको? अब इसको निकालना है। मान लो इसका वजन कितना है हमारा? ये रिटॉर्ड स्टैंड होता है। क्या होता है? रिटॉर्ड स्टैंड होता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ, रिटॉर्ड स्टैंड होता है। क्या होता है बेटे? रिटॉर्ड स्टैंड होता है। अब क्या होगा कि मैं इसको, है ना, अब इसको मैं वापस निकालूंगा। मैंने वजन निकाल लिया इसका, अब इसको वापस निकालूंगा और उसको हिलाऊंगा। क्या करूंगा? हिलाऊंगा। ठीक है, चलो, अब फ्लास्क को झुकाएं और घुमाएं ताकि दो समाधान मिश्रित हो जाए। मतलब झुकाना था, निकाला नहीं था, झुकाना था, और क्या करना था? उसको घुमाना था ताकि वो दोनों के दोनों मिक्स हो जाएं। ये दोनों थे ना,
ये अगर हम बात करें बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट दोनों की दोनों क्या हो जाए, मिक्स हो जाए, मतलब इनके बीच में एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, इनके बीच में क्या हो जाए, एक रासायनिक अभिक्रिया हो जाए, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर लें, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि भाई द्रव्य नष्ट हुआ है नहीं, फिर से हम वजन तोलेंगे। तो ध्यान से सुनो, तो देखो इस तरीके से अगर हम बात करें, हम देखो इनको क्या कर रहे हैं भाई, मिक्स कर दिया हमने, क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ऐसे हिलाया हमने, ठीक है, ऐसे क्या करा, हिलाया। तो भाई इस तरीके से हिलाने के बाद अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, हाँ भाई, तो एक हमें है ना एक सफेद अवक्षेप मिलता है, क्या मिलता है, एक सफेद अवक्षेप हमें मिलता है, ठीक है। ये विलयन है, समाधान नहीं, विलयन, विलयन मिश्रित होता है, ठीक है, हाँ भाई। तो ये दोनों मिक्स हुए और इन्होंने क्या किया भाई, है ना, अब स्प्रिंग बैलेंस की, अब देखो हम दोनों को मिला, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया हो गई, है ना, ये दोनों ने आपस में क्रिया कर ली। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बन ऑक्सीजन ले लेते तो कार्बन ऑक्सीजन भी तो अभिक्रिया कर रहे थे, वैसे ही बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ने आपस में अभिक्रिया करी और स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से फिर से वजन तोले, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, हमने बेरियम क्लोराइड का घोल तैयार किया, उसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, फिर हमने सोडियम सल्फेट का घोल तैयार किया, उसको एक अगर हम बात करें फ्लास्क में ले लिया, फिर क्या किया, उस टेस्ट ट्यूब को हमने सोडियम सल्फेट वाले के अंदर रख दिया, एक थ्रेड से बांधकर, एक धागे से बांधकर, और ऊपर क्या लगा दिया हमने, कॉर्क लगा दिया, ठीक है। फिर हम दोनों को हमने हिलाया, वो दोनों अच्छे से मिक्स हो गए, मिश्रित हो गए और उन्होंने रासायनिक अभिक्रिया करी। अब जो नए उत्पाद बने, क्या उनका भी द्रव्यमान वही है, क्योंकि शुरू में तो हमने देख लिया x था, क्या बनने वाले उत्पाद का टोटल द्रव्यमान भी x है, अगर वो होगा मतलब द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन हुआ, मतलब यहां पर बहुत ही एक सिंपल सी चीज है कि जितना अभिकारक था उतना ही उत्पाद बना। क्लियर है, चलो। तो हमने देखो इसका अगर हम बात करें, फिर से वजन तोला, है ना, तो अपने अवलोकन लिखे। अब इसके बाद क्या करना था, हमें अपने अवलोकन लिखना था। तो फ्लास्क और सामग्री का वजन मिश्रण से पहले बराबर होता है फ्लास्क का वजन और सामग्री का मिश्रण के बाद, मतलब मिश्रित होने से पहले और मिश्रित होने के बाद जो अगर हम बात करें इनका वजन था, जो इनका वजन था वो क्या था, बराबर था। मतलब अगर हम बात करें मिश्रित करने के पहले, मिश्रित करने के पहले, पहले वजन या द्रव्यमान लिख लो, है ना, या द्रव्यमान लिख लो, वजन नहीं लिखो, ठीक है, या पहले वजन, ठीक है, पहले वजन बराबर है मिश्रित करने के बाद वजन। ये दोनों की दोनों क्या है, बराबर हैं, ये दोनों की दोनों क्या है, बराबर है। बहुत ही सिंपल सी बात हो गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है, पक्का, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली क्या हुआ कि हम देखें कि जो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट क्रिया करते हैं, ठीक है, हाँ, और सोडियम क्लोराइड के साथ बेरियम सल्फेट का निर्माण करते हैं। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो बेरियम क्लोराइड जो है, बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है, सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है। और ये क्या बनाता है, ये बनाता है क्या, अगर हम बात करें बेरियम सल्फेट, ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड। अच्छा, ये बेरियम सल्फेट का अवक्षेप मतलब क्या होता है ना, अवक्षेप का मतलब क्या होता है बताते हैं। सोडियम क्लोराइड बेसिकली क्या होता है कि जब दो अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, तो वहां पर अगर हम बात करें कि अविलय ठोस का निर्माण हो जाता है। मतलब जिस मिश्रण में वो अभिक्रिया कर रहे थे वहां पे एक ऐसी चीज बन जाए जो उस मिश्रण के अंदर घुले ना, तो जो उस विलयन के अंदर घुले ना, उसे हम बोलते हैं अवक्षेप। क्या बोलते हैं, अवक्षेप, ठीक है, हाँ भाई। और ये अवक्षेप जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। अगर तुम लोगों को अगर रासायनिक सूत्र याद हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जो है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र है, सोडियम क्लोराइड का सूत्र है NaCl। तो वैसे ही अगर हम बात करें जो बेरियम क्लोराइड है, अभी देखो इसको रटना नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात, मैं इनकी ट्रिक सिखाऊंगा कि कैसे इनको लिखा जाता है, ठीक है, अभी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं कि बेरियम क्लोराइड जो है वो सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, ये बनाता है बेरियम सल्फेट। अभी इसको है ना बस इतना ही समझो कि अभिक्रिया हुई है, और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड जो होता है हमारा NaCl, ठीक है, हाँ। और मैंने यहाँ 2 इसीलिए लिखा ताकि 2 Na इधर भी थे, तो ताकि 2 Na उधर भी हो सके, ठीक है। अभी इतना मत सोचो, अभी बस इतना समझो, ठीक है, ये सब सारी चीजें मैं आगे पढ़ाने वाला हूँ, टेंशन की बात नहीं है। अभी बस इतना सोचो कि जितना अभिकारक था, है ना, जितना अभिकारक था
ठीक है, उतना अगर बात करें अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान है। किसका है? उत्पाद का द्रव्यमान है। ये बात आप लोगों को पता ना होनी चाहिए कि जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद का निर्माण हो रहा है। उत्पाद, ठीक है, हाँ, उत्पाद का द्रव्यमान, ठीक है, हाँ, तो ऐसे लिख सकते हो अभिकारक का द्रव्यमान बराबर होगा उत्पाद का द्रव्यमान के। ठीक है, तो ये लोग, ये एक चीज और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बड़ी ही सिंपल सी चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और रासायनिक अभिक्रिया के पहले और बाद में द्रव्यमान समान रहता है, इसीलिए रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, उसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। बेसिकली जितना अभिकारक था उतना ही, अगर हम बात करें द्रव्यमान, उत्पाद बनेगा। जितना अभिकारक का द्रव्यमान था उतना ही उत्पाद बनेगा। ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। पक्का? बढ़े आगे, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट्स है क्या? नहीं। अब मैं एक तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं कि 15.9 ग्राम कॉपर सल्फेट और 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एक क्रिया करके, है ना, 14.2 ग्राम, ठीक है, क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं सोडियम सल्फेट और 12.3 ग्राम कॉपर कार्बोनेट देते हैं। रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है और कैसे किया जाता है? तो हमारे पास कॉपर सल्फेट जो होता है ना, अभी ध्यान से सुनो, कॉपर सल्फेट जो है, ठीक है, कॉपर सल्फेट है अगर हम बात करें, ठीक है, और क्या है हमारे पास? और है हमारे पास, अगर हम बात करें सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, क्या है हमारे पास? सोडियम, है ना, कार्बोनेट, ठीक है, हमारे पास है कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट। ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? ये दोनों मिलकर बना रहा है, एक बना रहा है सोडियम सल्फेट, सोडियम, जल्दी बताओ, सल्फेट, समझ रहे हो? और साथ में बन रहा है क्या, अगर हम बात करें कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट। चलो, अब सबसे पहले हम कॉपर सल्फेट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है हमारा? ये कितना होता है? ये होता है हमारा 15.9 ग्राम। कितना होता है? 15.9 ग्राम। ठीक है, वही बात करें सोडियम कार्बोनेट की, वो कितना होता है? 10.6 ग्राम। ठीक है, अब बताओ मुझे, ये अगर बात करूं मैं अभिकारक के द्रव्यमान की, किसकी बात करूं मैं? अभिकारक का द्रव्यमान, ठीक है, हाँ भाई, तो वो कितना हो जाएगा? 15.9 प्लस 10.6, ना, 15.9 प्लस 10.6। क्लियर है? चलो भाई, फिर अगर मैं बात करूं सोडियम सल्फेट का कितना द्रव्यमान देकर रखा है, वो देकर रखा है हमें 14.2, है ना, तो ये हो गया 14.2 ग्राम। और वही बात करें कॉपर कार्बोनेट की, तो वो कितना है हमारा? 12.3 ग्राम। क्लियर? पहले 14.2 ग्राम कौन है हमारा? सोडियम सल्फेट। हमारे पास 12.3 ग्राम कौन है हमारा? अगर बात करें कॉपर कार्बोनेट। क्लियर है? चलो, तो अब हम उत्पाद का द्रव्यमान की बात करते हैं, है ना, उत्पाद के द्रव्यमान की बात करते हैं। उत्पाद का द्रव्यमान, उत्पाद का द्रव्यमान देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें, तुम ध्यान से देखोगे, वो कितना आ जाएगा हमारा? वो आ जाएगा, अगर हम बात करें, ये 14.2 ग्राम है और अगर हम बात करें 12.3 ग्राम है, तो ये टोटल कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14.2 ग्राम, ठीक है, प्लस 12 बताओ 12.3 ग्राम। ठीक है, कितना है? 14.2 ग्राम, ठीक है, और फिर 12.3 ग्राम। जब तुम इन दोनों को कैलकुलेट करोगे, तो मैं अगर तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, ये कितना आएगा? 26.5 ग्राम, और ये भी आएगा 26.5 ग्राम। मतलब यहां पर तुम देखोगे जो अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का द्रव्यमान बराबर है उत्पाद के द्रव्यमान के। किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मतलब यहाँ पर फॉलो हो रहा है, कौन सा नियम फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पर लिखना कि उपरोक्त कथन में जो नियम फॉलो हो रहा है वो कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है वो उसका पालन हो रहा है।
ठीक है, रासायनिक संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, हाँ, और कैसे किया जाता है इस ऐसे तरीके से तुम लिख सकते हो, है ना। तो सबसे पहले लिखना कि यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन किया जाता है। ठीक है, क्योंकि, और ये पूरा का पूरा लिखना। ठीक है, और यहाँ पर देखा सकता है कि अगर हम बात करें यहाँ पर अभिकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर है। इस तरीके से तुम लिख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है ना, और बनने वाला उत्पाद 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। प्रयुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना करें और रासायनिक संयोजन का कौन सा नियम आपके उत्तर को नियंत्रित करता है, मतलब आपके उत्तर को बताता है, वो आप लोगों को बताना। तो बेसिकली हमारे पास क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या है हमारे पास? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है CaO, है ना। अभी समझ लो, अभी हम बता देंगे कैसे लिखते हैं इनका। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है हमारा CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ये मिलकर बना रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, हाँ भाई। तो अब यहां पर तुम देखोगे कि अगर हम बात करें जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो कितना है? 112 ग्राम। कितना है? 112 ग्राम। ठीक है, और अगर हम बात करें जो अभी यह हमारा, अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हमें नहीं पता, तुम लिखो X। क्या लिखोगे? X, है ना, X ग्राम। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट कितना है वो लिख लो तुम, कितना है हमारे पास? 200 ग्राम। कितना है? 200 ग्राम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ठीक है, हाँ, अभिकारक का द्रव्यमान क्या होता है भाई? तुम लोगों को पता है अभिकारक का द्रव्यमान, है ना। द्रव्यमान जो होता है वो बराबर होता है किसके? उत्पाद के द्रव्यमान के, उत्पाद के द्रव्यमान के। क्लियर है? चलो भाई, अभिकारक हमारे पास कितना देकर रखा है भाई? अभिकारक कितना देकर रखा है? अभिकारक हमें देकर रखा है कितना? वो है हमारा, अगर हम बात करें सबसे पहले 112 ग्राम है क्या हमारा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये किसका है अगर हम बात करें? कैल्शियम ऑक्साइड का है। ठीक है, प्लस X है हमारा किसका? CO2 का। किसका है? CO2 का, जो हमें नहीं पता। और ये बराबर है कितने? 200 ग्राम के। किसके? 200 ग्राम के। अब खुद सोचो कि X की वैल्यू निकालोगे तो क्या, तो इस 112 को जब तुम यहां लेकर जाओगे तो ये क्या हो जाएगा अगर हम बात करें? ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, तो X की 112 को तुम यहां लेकर जाओगे तो X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो X बराबर क्या हो जाएगा? X बराबर हो जाएगा 200 माइनस 112। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चे? ये हमारा आ जाएगा 88 ग्राम। 88 ग्राम मतलब तुम यहां लिख सकते हो कि CO2 का, है ना, CO2 के द्रव्यमान बराबर क्या लिखोगे? 88 ग्राम। बराबर क्या लिखोगे? 88 ग्राम। क्लियर है? हाँ भाई। इसमें कोई समस्या है क्या? हमसे ये पूछा था कि कैल्शियम ऑक्साइड का, हाँ, अगर हम बात करें, और ये कौन सा नियम अगर हम बात करें फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे तुम जो नियम है ना, यहाँ पर लिखोगे आखिरी में, यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होता है। यहाँ द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है, पालन हो रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या अगर हम बात करें स्थिर अनुपात के नियम की। किसकी बात करेंगे? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और स्थिर अनुपात के नियम की। तो देखो क्या होता है कि हर परमाणु का एक परमाणु द्रव्यमान होता है। क्या होता है? एक परमाणु द्रव्यमान होता है, या कोई भी यौगिक होता है, उसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि वहां पर जो अवयवी परमाणु होते हैं ना, अवयवी तत्वों के परमाणु होते हैं, उनकी संख्या निश्चित होती है। जैसे कि अगर मैं जल लिखूंगा तो H2O होगा, वो H2O2 नहीं होगा, वो H2O3 नहीं होगा, वो H2O ही होगा। ठीक है, मतलब परमाणुओं की संख्या किसी यौगिक के अंदर क्या होती है? फिक्स होती है। क्या होती है? फिक्स होती है। और अगर वो चेंज हो रही है, अगर वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है, मतलब
मतलब अगर हम बात करें वो यौगिक वो नहीं रहा, कुछ और बन गया। देखो ध्यान से कि अगर मैंने H2O2 लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, H2O2 लिख दिया, मतलब ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अगर मैंने H2O लिखा मतलब ये क्या है, जल है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़कर भी आए, मतलब पिछले चैप्टर्स में पढ़कर भी आए। बट तुम ध्यान से रखो कि अगर हम बात करें, इनके खिलवाड़ नहीं कर सकते इनके फॉर्मूले के साथ। जल H2O होता है और H2O2 होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा कि स्थिर अनुपात का नियम है ना क्या कहता है के अनुसार किसी भी है ना किसी रासायनिक यौगिक में अवयवी तत्वों के भारों का सदैव एक निश्चित अनुपात रहता है ना। इस नियम को प्रतिपादन सन 1779 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट है ना ने किया था। और बेसिकली अगर मैं तुम लोगों को बताऊं है ना, अवयवी तत्वों के अगर हम बात करें भारों, या फिर लिख लो द्रव्यमान का, द्रव्यमान का एक सदैव निश्चित अनुपात होता है, ठीक है। चलो भाई मैं तुम्हें बताऊं, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था, जो कितना था 1779 में, ठीक है। और उस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रत्येक, अगर मैं, हाँ सबसे शुरू में उन्होंने क्या कहा था, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ठीक है, उन्होंने कहा था, हाँ, यहाँ पर क्या लिखना, द्रव्यमान लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, द्रव्यमान। और एक और चीज बता दूं, ठीक है, कि उन्होंने रसायन का अगर बात करें, उन्होंने रसायन का एक विश्लेषण किया, ठीक है। और बड़े संरचना का यौगिकों की संख्या में उन्होंने देखा कि बेसिकली कितने परमाणु होते हैं ना, उसका उन्होंने अच्छे से खासे से अगर बात करें विश्लेषण किया था। और अगर मैं बात करूं, और उस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि प्रत्येक तत्व का अनुपात एक यौगिक में स्थिर रहता है, मतलब हर, अगर बात करें यौगिक में परमाणु की संख्या क्या होती है, स्थिर रहती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं जल की, स्थिर अनुपात के नियम की अगर मैं बात करूं, तो मैं फॉर एग्जाम्पल ले लूं जल, है ना। स्थिर अनुपात नियम के अनुसार, ठीक है, किसी भी यौगिक में उपस्थित है ना उसके अवयवी तत्वों, अवयवी तत्वों के है ना परमाणु सदैव एक भारानुसार निश्चित अनुपात में होते हैं। और इसी को हमने क्या कहा, अगर हम बात करें, हमने कहा स्थिर अनुपात का नियम। ये हमारा आइस वाटर है ना, मतलब बर्फ, ठीक है। अब बर्फ क्या होता है भाई, वो होता है H2O, और तुम लोगों को पता है वो होता है ठोस अवस्था में, तो मैंने लिख दिया सॉलिड ऐसे। चलो भाई, ये हमारा क्या है, रिवर वाटर, नदी का जल है ना, नदी का जल, ठीक है। ये भी क्या होगा भाई, ये भी H2O ही होगा, क्या होगा, H2O, ठीक है। सी वाटर, समुद्र का पानी, वो क्या होगा भाई, समुद्री पानी। ये भी क्या होगा बताओ, ये भी H2O ही होगा, जो क्या होगा, हाँ, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक चीज बताऊं, क्या होता है कि हर परमाणु का एक परमाणु द्रव्यमान होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन का होता है 1, और ऑक्सीजन का होता है 16। इनके बारे में अपन बहुत डीप में डिस्कशन करने वाले हैं आगे, टेंशन की बात नहीं। अभी इतनी सी बात समझो, अभी और अभी सिर्फ इतनी सी बात समझो कि इन दोनों के बीच में अगर मैं रेशो निकलवाऊं, H2O है, तो H2O में मतलब कितने हाइड्रोजन, 2, तो मैं लिखूंगा 1 है तो 1 उसका द्रव्यमान होता है, 2 है तो मैंने लिख दिया 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, ऐसा 16 होता है, तो 2:16। जब इनका रेशियो निकालोगे तो वो आएगा 1:8। इन दोनों के बीच में अनुपात निकालोगे, ठीक है, 2:16 मतलब 1:8। जब इनका तुम्हें रेशियो निकालोगे, क्या निकालोगे, रेशियो निकालोगे, अनुपात निकालोगे, तो फिक्स क्या आएगा, 1:8। अब तुम क्या करो, नदी का पानी ले आओ, समुद्र का पानी ले आओ, ठीक है ना। अगर बात करें मटके का पानी ले आओ, ठीक है, हैंडपंप का पानी ले आओ, कहीं का भी पानी लेकर आओगे, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच भारानुसार एक निश्चित अनुपात होगा। यही बात प्राउस्ट ने कही थी, जिसे हमने कहा स्थिर अनुपात का नियम, जिसे हमने कहा स्थिर अनुपात का नियम। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। बड़ी ही सिंपल सी चीज थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है, चलो। अब क्या होता है कि गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। मतलब सुनो, मतलब क्या है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो विघटित हो रहा है। क्या हो रहा है, विघटित हो रहा है। वो भी कब कर रहे हैं अपन, गर्म करने पर। हमने जब गर्म किया तो कैल्शियम कार्बोनेट है वो विघटित होकर किसका निर्माण कर रहा है, वो निर्माण कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कैल्शियम ऑक्साइड और किसका कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का।
10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, पूर्णतः कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, ठीक है। अगेन मैं कह रहा हूँ इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं सब कुछ सिखा दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी हमारा सिर्फ बेसिक्स क्लियर हो रहा है जो हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिकली क्या होता है कि जब 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वो पूरी तरह विघटित होकर, है ना, कितना ग्राम है ये हमारे पास, ये हमारे पास है 10 ग्राम, ये विघटित होकर, है ना, पूरी तरह विघटित होकर 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है। तो 5.6 ग्राम क्या बना रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है ना, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। गठित कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान की गणना कीजिए। अब भाई कार्बन डाइऑक्साइड X है हमारे पास, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास, X है, मतलब हमें नहीं पता किसे। इस समस्या को हल करने में आप रासायनिक संयोजन के किस नियम का उपयोग करेंगे, है ना, तो यहां पर लिखना तुम, है ना, इस समस्या, है ना, इस, अगर हम बात करें समस्या को हल करने के लिए, बताओ कौन सा करें के लिए, हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, ठीक है। चलो, इसके लिए मैं तुम लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, ठीक है, तुम इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ, ठीक है, कैसे करेंगे। क्या करें भाई, अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है वो बराबर होता है किसके, उत्पाद के द्रव्यमान के, है ना। अभिकारक का द्रव्यमान जो होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम बात करें उत्पाद के द्रव्यमान के, ठीक है। हाँ भाई, अब क्या करना है भाई, अभिकारक हमें कितना देकर रखा है, वो देकर रखा है हमारे 10, अगर हम बात करें 10 ग्राम, कितना देकर रखा है, वो देकर रखा है 10 ग्राम, ठीक है। और अभिकारक जितना है उतना ही उत्पाद होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करें क्या होना चाहिए CO2 का द्रव्यमान, वो मुझे बताओ, क्या होना चाहिए CO2 का द्रव्यमान, ठीक है। जल्दी से भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, बताओ हमें, ठीक है। हाँ भाई, ठीक है, हुआ। चलो बताते हैं हम, तो क्या करो, देखो सिंपल सी बात है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान होगा, मतलब यही अभिकारक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा, ठीक है, उत्पाद के द्रव्यमान के, ठीक है, मतलब जितना अभिकारक उतना ही उत्पाद, कार्बोनेट का द्रव्यमान होगा वो बराबर होगा, ठीक है, किस किस के द्रव्यमान के, इन दोनों के सम के। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर, सॉरी प्लस किसका, कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के द्रव्यमान के, ठीक है, इन दोनों के द्रव्यमान के। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट का द्रव्यमान कितना है, दैट इज 10 ग्राम, बराबर है किसके, कैल्शियम ऑक्साइड का कितना है वो हमें देकर रखा है कितना, 5.6 ग्राम। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या मान लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान मान लो x, क्या मान लो x, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 माइनस 5.6। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4.4, कितना आएगा, 4.4 ग्राम। मतलब यहाँ पर लिख देना, मतलब यहाँ पर लिख देना, ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान, कार्बन डाई ऑक्साइड का द्रव्यमान, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान अगर बात करें वो कितना होता है, वो होता है हमारा, अगर हम बात करें वो होगा हमारा 4.4 ग्राम, 4.4 ग्राम,
ठीक है, तो ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात बहुत ही क्लियर है। ठीक है, चलो हो गया है, जल्दी से नोट कर लो, पक्का। आगे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये बात थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए थी बहुत ही प्यारी तरीके से। ठीक है, हाँ, और ये एक्टिविटी को तुम लोगों को ध्यान रखना था, क्या करना था, ये एक्टिविटी को ध्यान रखना। एक बात और याद रखना, है ना, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं ना, इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं। ठीक है, अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये वाला जो नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है, इसका कुछ अपवाद ही है, मतलब कहीं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं होता है। ठीक है, अब वो कहाँ नहीं होता वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। तो नाभिकीय अभिक्रियाएं जो होती हैं, है ना, अपवाद है इसके, अपवाद जो है उसका अगर हम बात करें, नाभिकीय अभिक्रिया, न्यूक्लियर रिएक्शंस, नाभिकीय अभिक्रिया, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शंस। ठीक है, हाँ, अब ये क्या होती है हम तुम लोगों को बता दें। जो क्या होता है कि जो परमाणु रिएक्टर्स होते हैं, या फिर अगर हम बात करें जो सन है, हमारा सूर्य है, ठीक है, उसके अंदर भी नाभिकीय अभिक्रिया हो रही है, वहां पर हो रही है नाभिकीय संलयन। मतलब वहां पर क्या होता है कि दो हल्के तत्व के परमाणु आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक नए तत्व, अगर बात करें नए तत्व के परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि सूर्य में ऐसा हो रहा है कि हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नया अगर बात करें यौगिक बन गया, नया अगर हम बात करें द्रव्य बन गया ना। वही बात करें कि एक होती है नाभिकीय विखंडन, ठीक है, एक होती है नाभिकीय संलयन, जहां पर क्या होता है दो हल्के परमाणु आपस में मिलकर, है ना, एक अगर हम बात करें एक परमाणु का निर्माण करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन मिलकर किसका निर्माण कर रहा है, हीलियम का, जो कहां पर हो रहा है, सन में हो रहा है ना, सूर्य में हो रहा है। वही उसका एक और एग्जाम्पल मैं अगर तुम लोगों को बताऊं, वो है हमारा क्या, हमारा अगर बात करें जो तुमने रिएक्टर देखे होंगे, जो एटॉमिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसके बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, मैं तुम लोगों को बताऊं। तो एटॉमिक एनर्जी में क्या होता है कि जो यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं, विखंडित होकर, है ना, विखंडित होकर अगर हम बात करें नए अन्य परमाणुओं का निर्माण करते हैं, हल्के तत्वों का परमाणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो एक वहां पर भी अगर हम बात करें नए परमाणु का निर्माण हो रहा है, तो तुम बोल सकते हो कि वहां पर क्या हो रहा है, द्रव्य जो है, ठीक है, हाँ, एक नष्ट हो रहा है और दूसरे का निर्माण हो रहा है। इस तरीके की चीज़ें तुम बोल सकते हो। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है। तुम लोगों ने सुना होगा कि भाई कई परमाणु बम बनाए जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो परमाणु बम में जो होता है वो यूज़ होता है किसका, अगर हम बात करें उसमें यूज़ होता है हमारे नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया का कंसेप्ट। ठीक है, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं में, है ना, नाभिकीय अभिक्रियाओं में द्रव्य को ना ही नष्ट किया जा सकता है, मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाता है, ये अपवाद हो जाता है। ठीक है, और इस चीज़ में है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात है कि सबसे पहले हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा कि भाई द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। ठीक है, अणु परमाणु के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े और हमने देखा कि इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी करता है। हमने क्या किया, एक बैरियम क्लोराइड का घोल बनाया जिसको एक टेस्ट ट्यूब में ले लिया, और एक सोडियम सल्फेट का घोल बनाया जिसको हमने फ्लास्क में ले लिया, और एक थ्रेड की सहायता से उस टेस्ट ट्यूब को उस फ्लास्क के अंदर लटका दिया और एक कॉर्क से उसको कस दिया। ठीक है, फिर हमने ना स्प्रिंग, अगर हम बात करें जो स्प्रिंग हुआ करता था हमारा, स्प्रिंग बैलेंस की सहायता से हमने क्या किया, उसको उसका वजन अगर हम बात करें मापा। ठीक है, क्या करा, वजन मापा। वजन मापने के बाद हमने देखा कि सर जो वजन था, ठीक है, और फिर उसके बाद हमने उन दोनों को हिलाया, है ना, मिक्स किया ताकि उनके बीच में अभिक्रिया हो सके। तो शुरू में जो वजन था और जो अभिक्रिया होने के बाद वजन था, वो दोनों के दोनों क्या है, समान है। मतलब हमने ये कहा कि जो अभिकारक का द्रव्यमान है वही कि वही क्या होगा, उत्पाद का द्रव्यमान होगा। अच्छा सर, ऐसा क्या हम हम कोयले के साथ भी देख सकते थे क्या? हाँ, देख तो सकते थे, लेकिन वो कार्बन डाइऑक्साइड तो उड़ गई ना हवा में। ठीक है, तो हमें कुछ ऐसा सिस्टम बनाना पड़ता कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड को भी हम कैद कर लेते, क्या कर लेते, कैद कर लेते, कैप्चर कर लेते, तो तुम देखते कि उन दोनों का जो द्रव्यमान है वो क्या है, अगर हम बात करें बराबर होता। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद हमने देखा, ठीक है, ये हो गया था। फिर हमने देखा क्या, स्थिरानुपात का नियम। स्थिरानुपात के नियम में हमने ये देखा था कि भाई जितना भी अगर हम बात करें, जितना भी अभिकारक है, ठीक है ना, या फिर अगर हम बात करें जो कोई भी रासायनिक यौगिक है, उसमें उसके अवयवी तत्वों के परमाणु के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, एक भारानुसार निश्चित अनुपात होता है। जैसे कि हमने देखा था H2O, तो दुनिया के जल, मतलब दुनिया के किसी भी कोने का जल का स्रोत ले आओ, ठीक है, हाँ, जल ले आओ, और वहां पर अगर तुम देखोगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में जो भारानुसार अनुपात है वो क्या है, 1:8। ये आप लोगों को पता होना चाहिए था। यही हमारे एक बहुत ही प्यारा सा अगर बात करें कंसेप्ट था। ठीक है, तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं। अगर मैं बात करूं होमवर्क की,
तो अब मैं दे रहा हूँ 1 से 10 क्वेश्चंस, ठीक है, बढ़िया प्यारे से, जिसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो इसी के साथ है ना हम करते हैं इस लेक्चर को समाप्त, ठीक है, आपकी आज्ञा के साथ। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आया होगा, और आपको जो भी है ना डिमांड रखनी है कमेंट्स में बता दो, ठीक है, हम वो सारी चीजें करेंगे। तो इसी के साथ एक बार फिर से थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर अपन पढ़ेंगे ढेर सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं।